नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अधिगम के जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने बाल विकास, मनोविज्ञान इनकी वीडियो डाली हुई है जो आपके रीट के सिलेबस में शामिल है, तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? पुनर्वलन का अभाव, अंतर्नोद की कमी, अवरोध या प्रत्याशा में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्वलन का अभाव। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है? अभ्यास, अनुभूति, औषधि खाने या परिपक्वता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हमारा औषधि खाना है, उसके द्वारा हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सेकंड है परिपक्वता, इससे भी हमारे व्यवहार में सीखने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इनमें सुमेलित करना है। पहला दे रखा है टहलना क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया है, तो ये हमारा राइट है। सेकंड है आहा अनुभव, कॉलर ने दिया, ये भी सही है। इसके बाद थर्ड है हमारा कार्यक्रमबद्ध अधिगम, स्किनर के द्वारा, ये भी ठीक है। इसके बाद फोर्थ है विस्कोनसीन जर्नल टेस्ट, विवेदना, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी ऑप्शन सही है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, धनंजय ने पे को बे जैसे लिखा, फिर भी शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की और यह पहले प्रयास में सफल प्रयास यह प्रविधि थी। यानी कि धनंजय ने पे को बे लिखा और शिक्षक ने उसके बाद भी इसकी प्रशंसा की और बोला कि उसने जो पहले प्रयास किया था ये उससे ज़्यादा ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो गया? शेपिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमारा जो है आगे का क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्वलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन होता है, यह क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं प्रभाव का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। पावलोव के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? समीपता, निष्प्रमण, पुनर्वलन या अनुक्रिया। तो पावलोव के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? समीप्यता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि इसमें सही कदम छांटना है। यानी कि हरमन बिटकिन ने अधिगम क्षेत्र स्वतंत्र व क्षेत्र निर्भर शैली पर कार्य किया, ये सही है या नहीं? तो ये हमारा ये ऑप्शन सही है। उसका सेकंड है, विलियम जेम्स ने औपचारिक अनुशासन सिद्धांत का प्रयोग किया, ये भी सही है। उसके बाद माउर के अनुसार परिवर्तन सीखना में क्लासिकी अनुबंधन में साधनात्मक अनुबंधन दोनों ही शामिल है, ये भी ठीक है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी सही है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? यानी कि प्राणी सबसे अधिक निष्क्रिय कब होता है? मुक्ति सीखने में, दंड प्रशिक्षण में, या अर्जित निस्सहायता में, या फिर परिवर्तन सीखना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी अर्जित निस्सहायता में। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम नकारात्मक अंतरण किस रूपावली में होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABAC, AB1 और ABR। उसके बाद थर्ड है AB और ABR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, AB और ABR। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें सही कदम छांटना है। मैगजीन प्रशिक्षण पशु के व्यवहार का लेखा जोखा, ये ठीक है। शेपिंग, विभेदी, पुनर्वलन व अनुक्रमिक उपगमन, ये भी ठीक है। उसका थर्ड दे रखा है, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया में परिवर्त्य अनुपात अनुसूची में पुनर्वलन सर्वाधिक होता है, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सभी राइट आंसर हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिदिन की जिंदगी में किसे क्लासिकी अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है? यानी कि क्लासिकी अनुबंधन द्वारा इनमें से कौन सा जो लक्षण है वो ग्रहण नहीं करते? धनात्मक भाव ग्रहण होता है, ऋणात्मक भाव भी ग्रहण होता है, डर और फोबिया भी आता है, लेकिन कौशल ग्रहण नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है, स्मृति शामिल नहीं है, संधि स्थल शामिल नहीं है, प्रत्यक्षण या चिंतन। तो इसमें संधि स्थल शामिल नहीं होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सही, इनमें से सही नहीं है। टोट मॉडल द्वारा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास, मिलर, प्रिवा और गाल्टर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है संज्ञानात्मक प्रक्रिया ऐसे कूट संकेत उत्पादित करती है जिसे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, ये भी निस्सर ने दिया, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड है संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय, दक्ष, विशुद्ध, एक दूसरे से संबंधित, ये भी सही है हमारा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, ये वाला हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से सही छांटना है। संज्ञानवाद का सूचना संसाधन उपागम प्रवाह निरंतरता आवृत्ति अवघटन व सूचनात्मक वर्णन पर बल देता है, ये हमारा राइट आंसर है। उसका सेकंड संज्ञानवादी सूचना संसाधन उपागम का संबंध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से है, ये भी सही है। उसका थर्ड दे रखा है संज्ञानवादी उपागम का संबंध मस्तिष्क के रूपक से है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद डी दे रखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कुलवे, निस्सर व बुंट के योगदान की जड़ें दिखाई देती हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी सभी इसमें क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें क्या कह रहा है, कोई उद्दीपक को एक प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य अनुबंधित उद्दीपक के बारे में सही व सार्थक सूचना दे, यह कथन किसने दिया, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो हमारा रेस कोलरा का दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 नकारात्मक पुनर्वलन से किसी अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है, तो ये कथन एकदम गलत है, क्योंकि नकारात्मक हो या सकारात्मक दोनों पुनर्वलन से अनुक्रिया की गति तीव्र होती है, कम नहीं होती, यानी कि ये गलत हो गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पावलोव के प्रयोग में घंटी में समय अंतराल था, तो पावलोव के प्रयोग में जो घंटी में समय अंतराल था वो कितना था, 35 मीटर, 7 से 8 मीटर, 0.4 से 0.5 सेकेंड, 400 से 500 मिली सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट, सी और डी, यानी कि 4.4 और 0.5 सेकेंड और 400 से 500 मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पावलोव के बारे में सही नहीं है, पावलोव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांतवादी है, ये हमारा एकदम सही है। उसके बाद सेकंड जगह पुनरावृत्ति व सीखने के स्थायित्व पर बल, तो हमारा ये वाला कथन भी क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड दे रखा है साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है, ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद फोर्थ दे रखा है साहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, संज्ञानात्मक सीखना के कई प्रारूप हैं, इनमें से कौन सा नहीं है प्रारूप, ये बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला अव्यक्त सीखना टोलमैन, होंजिक, डॉडवेल, सिवार्ट, ये ठीक है। सूत्र द्वारा सीखना किसने दिया, कॉलर ने, ये भी ठीक है। और प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशन से सीखना किसने बताया था, बांडुरा ने, ये भी हमारा सही है। उसके बाद क्लासिक अनुबंधन पावलोव, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये सीखने के प्रारूप में कोई प्रारूप नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। उसके बाद अधिगम की प्रमुख विधि है विराम अविराम, पूर्ण आंशिक, साप्रिय प्रासंगिक और सभी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी अधिगम की प्रमुख विधि है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन उद्दीपक सिद्धांत में आते हैं, तो आपको पता है टोलमैन तो उद्दीपक में आते ही हैं। उसके बाद कॉलर और कोप का नाम भी इसमें आता है, तो यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंतर्गतात्मक अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, अनुबंधित अवरोध या विलोपन। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, अब सब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 अनुबंधित स्थापित होने के बाद, यानी कि पावलोव का सिद्धांत जो उसमें कुत्ते और घंटी प्रयोग किया गया, यानी कि पहले कुत्ते के सामने खाना लाया गया और घंटी लाई गई, तो अगर उसके सामने से बार बार घंटी लाई जाए और खाना हटा दिया जाए तो अनुक्रिया बंद हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, विलोपन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है, इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के
आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति दमन या क्रिया द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? मूल प्रवृत्ति दमन। तो ये क्रिया क्या होनी चाहिए? निषेध होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने में पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है? तो पुनर्वलन का सुझाव किसने दिया है? ये आपको सबको पता है, स्किनर ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सीधे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम सर्वोत्तम होगा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृद्धि होगी। अधिगम सर्वोत्तम कब होता है? जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अधिगम भी उतना ही अच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता, यह है क्या? यानी कि पहले उसने साइकिल सीखी, उसके बाद स्कूटर भी सीख लिया, तो एक ऐसा स्थानांतरण हुआ धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पावलव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने वाले अनुक्रिया क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? अनुबंधित क्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का इनमें से प्रमुख कारण कौन सा है? यानी किसी को कबीर के दोहे याद हो गए लेकिन रहीम के दोहे याद नहीं हुए, तो इसमें क्या है? नकारात्मक, दोनों स्थितियों में समानता, शून्य स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन दोनों का कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शून्य स्थानांतरण। उसके बाद अगला है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक, या सबको पता होगा वर्दीमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पावलव के शास्त्रीय अनुबंध में पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या भोजन प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होता है? पहले ध्वनि सुनाई जाती है, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसको? अधिगम। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट यानी पूर्णता, यानी संपूर्ण की बात करता है गेस्टाल्ट, यानी कि पूर्णाकार। क्वेश्चन नंबर 33, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो, यानी कि गणित की जो आपने लर्निंग की उससे आपके फिजिक्स के लर्निंग में भी आपको सहायता मिल रही है, यानी कैसा हो रहा है? ये सकारात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, पावलव के अनुबंध के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलव के अनुबंध में जो भोजन प्रस्तुत करते हैं उससे पहले ध्वनि आती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या ध्वन्यात्मक उद्दीपक। तो उसको क्या बोलते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमारोह से या सीखने की पुनः व्याख्या से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 36, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस स्थान से उस रैंक को हटा दिया, फिर भी आप जूते रखने के लिए जाते हैं जहाँ पहले रैंक रखी थी, ऐसा होने का कारण क्या है? यानी कि कोई जगह जहाँ पर आप कोई सामान पहले रखते थे, उसके बाद उस जगह से उस जगह को हटा दिया जहाँ पर सामान रखते थे आप, और फिर भी आप वहीं पर जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? पुनर्वलन, अंतर्दृष्टि, भूल या अनुबंध। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुबंध। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 में विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? क्रिया प्रसूत अनुबंध
के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है? विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ये प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए, या विद्यार्थी को बार बार प्रत्ययन करने दे। तो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत जो वो किस पे बल देता है? पुनर्बलन पर। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कोई व्यक्ति है जो दूसरे को देखकर कुछ सीख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुकरण अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो दूसरे को देखकर सीखना है यानी कि सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे को अनुभव से जोड़ना। तो यानी कि जो पुरस्कार है वो सबसे, वैसा होने को तो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुरस्कार जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, यह अधिगम को अभिप्रेरित करने का तरीका है, और प्रवृत्ति को रोचक बनाना ये भी तरीका है, बच्चे को अनुभव से जोड़ना ये सबसे अच्छा तरीका है। सबसे बेकार क्या हो जाएगा इसमें? पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, इसका मतलब क्या है? यानी बच्चा 6ठी क्लास तक तो ठीक था, उसके बाद 7वीं क्लास में आती वो जो है उपलब्धि में कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? यानी जो आपको सीखने के लिए मोटिवेशन दे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? दंड का भय होना, प्रलोभन देना किसी पुरस्कार का, या फिर यह बताना कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर ये कि बच्चे का अनुभव से जोड़ा जाए। तो सबसे मोटिवेशन के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो भी आप सिखाने वाले उसको बच्चों के अनुभव से जोड़ दिया जाए, तो जिससे क्या बच्चे अपने आप ही रुचि लेने लग जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपना पाएंगे? यानी आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रलोभन का नियम। तो आपको अलग ही दिख रहा है, प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जिन्होंने समग्रता का सिद्धांत दिया उसके प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्दिमर व अन्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? यानी जो संज्ञानवादी भी व्यवहारवादी भी है, बांडुरा को, टॉलमैन को, स्किनर को, या एक या दो, दोनों को। तो इसमें संज्ञानवादी और व्यवहारवादी कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा अपना बांडुरा भी है और टॉलमैन भी है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देख, सॉरी फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया के प्रति स्तर नहीं मानना चाहिए? अनअधिगम सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है। तो पहला ये सही है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ये भी सही है। अब शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो अधिगम होता है वो विद्यालय में हो सकता है, विद्यालय के बाहर भी हो सकता है। अधिगम कहीं भी और कहीं भी हो सकता है। अनअधिगम सीखने की प्रक्रिया, अनअधिगम से मतलब है कि बच्चे जो भी त्रुटि करते हैं उनसे भी सीखते हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस संबंधित है ये? व्यवहारवादी से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह संकेत करती है। यानी कृष्णा को टीचर है जो अपने बच्चों के साथ भ्रमण पर गई और आते टाइम उन्होंने बच्चों से इस बारे में चर्चा की, तो यह संकेत कौन सा है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? देखो पहले कि जो
सीखना है वो 3 तरीके होता है। एक तो सीखने के रूप में होता है, एक सीखने का होता है और सीखने के लिए होता है। तो जो सीखने के रूप में होता है वो तो होता है स्वयं का आकलन करना, यानी खुद का किसी चीज़ से आकलन करना, वो होता है सीखने के रूप में। और सीखने का आकलन जो होता है वो होता है सबसे अंत में, यानी कि कोई एग्जाम है उसके लास्ट में जो आकलन होगा वो होगा सीखने का आकलन। और सीखने के लिए जो आकलन होता है वो होता है अंतर्क्रिया, यानी कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है वो दोनों आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सीखने के लिए आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब बच्चा कार्य करता हुआ ऊबने लगता है, यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्य जो है बार बार यांत्रिक रूप से हो रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य बार बार होता है तभी हम लोग ऊबने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उसके प्रतिपादकों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथरी, और जो फैकल्टी मनोविज्ञान है वुल्फ एंड रीड, गेस्टाल्टवाल्ड मनोविज्ञान है थॉर्नडाइक व अन्य, और पुनर्वलन हल्वे स्किनर। तो इसमें जो है कौन सा जोड़ा वो सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किसमें क्या दे रखा है, थॉर्नडाइक, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट का राइट क्या होता है, गेस्टाल्ट को बर्नीमर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 52, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रतिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रतिक्षण के स्थानांतरण के बारे में यह कथन किसने दिया, क्रोनक्रो ने दिया, पीटरसन ने, सोरेनसन, चार्ल्स जूड। तो यह कथन किसने दिया था, सोरेनसन ने। क्वेश्चन नंबर 53, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो मनोविश्लेषणवादी का आपको पता ही होगा सबको, इसके प्रतिपादक कौन है मनोविश्लेषणवादी के, तो इसके हो जाएंगे सिगमंड फ्रायड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 54, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत या ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवदान संबंधी बाधा या अभिप्रेरणा का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवदान संबंधी बाधा, यानी किसी बच्चे को कुछ समझने में या कुछ पढ़ने में बाधा आ रही है, यानी कि वो अधिगम निर्योग्य बालक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल लिया है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे में जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है, तो ये किसका हो जाएगा, इसमें सारे काम कैसे हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, तो यानी कि श्रृंखलात्मक। क्वेश्चन 57, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं, यानी कि गेंदबाजी अलग हो गई, बल्लेबाजी अलग हो गई, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य प्रतिक्षण अंतरण, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यवस्थित कारक है, व्यक्तिगत कारक है सॉरी, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा निम्न में से, परिपक्वता एवं आयु। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। ये बात कौन सिद्धांत बोलता है, तो ये बोलता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये शास्त्रीय अनुबंधन का, क्योंकि जिस प्रकार से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पहले उसके सामने भोजन प्रस्तुत करते हैं, फिर घंटी प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है, तूफान आ रहा है, फिर बिजली आ रही है, तो उनको देखकर राजू डर रहा है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, अधिगम व परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। वंशाक्रम, संभाव्यता, क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं।
बालक विकास की दृष्टि से जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालकों की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो वो सीमित रह जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अधिगम निरोग्यता वाले बालकों के प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचना को याद करने में, प्राय अधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों का क्रम नियंत्रण या कम मानसिक सक्रियता। तो किस प्रकार कमी होती है? समय व दिशा की कम सूझ होती है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन, चक्कर मुंह में ला आना, चलना, भागना और फेंकना। 5 वर्ष की अवस्था में इनमें से अधिगम क्या है? यहाँ उपरोक्त सभी इनमें से अधिगम किसको माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 में हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यानी कि ये उसने किसी से सीखा है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। जबकि खाना चखना ये कोई अधिगम नहीं है, चलना भागना ये सब गत्यात्मक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 64। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू जो खरगोश के साथ खेलने लग गया। तो यह प्रयोग किसका है? प्रयत्न त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत का या उपरोक्त सभी? तो 64 में क्या हो जाएगा? ये किसका सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन का, यानी कि पहले थोड़ा जो दूर से चीज़ दिखाई गई, फिर और पास से, फिर पास से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवाल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों से असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता, असफलता या भग्नाशा, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो यानी कि इतने दिन तक राजेश स्कूल नहीं गया तो उस पर सवाल नहीं हो रहे, तो उसमें क्या लग रहा है? असफलता का डर लग रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? असफलता और भग्नाशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। अधिगम्य प्रक्रम अभिप्रेरणा है। अधिगम्य प्रक्रम अभिप्रेरणा है। सीखने वाले स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए शक्ति सृजन करता है। तो अभिप्रेरणा क्या करता है? जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए अधिगम में क्या करता है? ये शक्ति सृजन करता है ताकि वो सीखने में रुचि ले सके, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ये किस नियम की ओर वो करता है? किस नियम की पुष्टि करता है? ये अभ्यास के नियम की, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम? तो नियम कौन सा होता है इनमें से? होने को सबका मतलब एक ही है, लेकिन जो थॉर्नडाइक ने नियम दिया वो कौन सा दिया था? अभ्यास का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। अधिगम संबंध कैसा होता है? उद्दीपक उद्दीपक के बीच में, अनुक्रिया उद्दीपक, या उद्दीपक अनुक्रिया, या अनुक्रिया अनुक्रिया। तो 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपक, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अनुबंधन जो है सबसे पहले किसने दिया था? आप सबको पता होगा ये किसने दिया था? पावलोव ने, क्योंकि उसने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, उसमें ही अनुबंधन का जिक्र किया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है। किसने दिया? डेल्स कमीशन ने, कोठियारी कमीशन ने, डकार कमीशन ने, विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन। तो एक अधिगम किसने दिया था? ये निधि किसने, शीर्षक किसने दिया? डेल्स कमीशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? शिक्षण अधिगम का व्यवहारिक व्यवहार, शिक्षण अधिगम का कलाव्य विज्ञान, अमूर्तीकरण एवं सामान्यकरण का विज्ञान, शिक्षक शिक्षार्थी तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान, ये भी अवधारणा होती है शिक्षा शास्त्र की। शिक्षण एवं अधिगम का कलाव्य विज्ञान, ये भी अवधारणा है, लेकिन अमूर्तीकरण और सामान्यकरण ये इसकी अवधारणा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा और यही हमारा क्या है राइट आंसर। उसका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 72। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या देखकर सीखना? तो इसमें तो राइट क्या हो जाएगा? जो हम समझकर सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्र को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अधिगम की परिस्थिति जो उत्पन्न करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है अधिगम में रुचि ले सके, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण किससे संबंधित है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से, उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत से, प्रतिक्रिया सिद्धांत से या 2 व 3 दोनों से? तो ये किससे जो है वो कौन से सिद्धांत से अभिप्रेरित है? ये एक तो उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत से भी और प्रतिक्रिया सिद्धांत से भी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है आज की वीडियो का और यही हमारा अधिगम क्वेश्चन है जो कंप्लीट होते हैं। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे के अनुसार क्या इनमें से कौन सा सही है? उसने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। सेकंड, कहा कि शैशवावस्था की अनुभवी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी की अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो आप सबको पता होगा कि जो है पियाजे ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो किस पे किया? संज्ञानात्मक विकास पे। तो यानी कि संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे जो अधिगम के आज क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसको चैनल को अधिक से अधिक आप फैलाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपको क्वेरीज है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।